हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका द नेक्स्ट थॉट के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जो कि एक केस ऑफिसर है जिनका रैंक 17 है 2024 के बैच। तो उनसे हमने बात की है, इनसाइट लिया है कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको फ़ायदा दिया और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स को हैं, जो भी उनको सुन रहा है उनको फ़ायदा दे सकती हैं और क्या क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। तो ये बात करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच रितिका हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो कैसा है मतलब इस एज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना, टू बी सिलेक्टेड एज अ जेकेएस ऑफिसर, कैसा घर पे कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बट फिर धीरे-धीरे सब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। अब तो सब ऐसे नॉर्मल ही हो गया है, बट उतनी भी यंग एज नहीं थी, मतलब आइडियल एज थी। मैंने क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो आइडियली तो मैंने सोचा था कि 2022 का अटेम्प्ट दूँगी, बट फिर क्लैश हो गए थे एग्ज़ाम्स, मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ, तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि उतना अर्ली था। बट येस, बहुत खुश हूँ क्योंकि जो सोचा था फाइनली इट हैपेंड। तो वो क्या टाइम था, मतलब 12th था, ग्रेजुएशन, या फिर क्यों ऐसा लगा कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहिए, मतलब केस वगैरह करना चाहिए, ऐसा क्यों और कैसे थॉट आया? तो जब 10th में मेरिट आया तो घरवालों ने, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसे ड्रीम नहीं था तब तक, तो घरवालों ने, जैसे नॉर्मल मेंटालिटी रहती है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल की तरफ चले जाओ, तो तब तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो फिर मैंने बोथ रख लिया। तो फिर मैं आकाश जॉइन किया, वहाँ मैं एमबीबीएस के जैसे भी होता है, एंट्रेंस की नीट की कोचिंग करने लगी। तो स्टार्टिंग में मेरा स्कोर भी अच्छा था, बट फिर एक इंसिडेंट हुआ था, मम्मा को लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल, तो वहाँ सर्विसेज़ अच्छी नहीं थी। तो वो मेरे को काफ़ी हिट हुआ, तो क्योंकि तब से एज़ अ 16 ईयर ओल्ड आपको इतनी मेंटालिटी नहीं होती कि आप आगे जाके चेंज कर सकते हो या कुछ, तो मेरे को ऐसा उतना फ़ैसिनेटिंग नहीं लगा उस टाइम पे। बट अब मुझे लगता है कि शायद मैं वहाँ भी अच्छा कर सकती थी, बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है। बट उस टाइम फिर कुछ कहते हैं ना, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो अल्टीमेटली आपको मिलता है। तो वहाँ फिर मैंने स्विच कर लिया और मैंने माइंड बना लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है, खुद से ही। खुद से? हाँ, खुद से। उस टाइम पे टीना डाबी मैम ने टॉप किया था। तो वहाँ से कहीं से न्यूज़ मुझे मिली, तो उसके बारे में सर्च किया, तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि इसी फ़ील्ड में मैं ट्राई करूँगी। अच्छा, तो मतलब फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था, नहीं, फैमिली से कोई मोटिवेशन, फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं, पीयर प्रेशर जैसा होता है कि यार मेरा दोस्त कर रहा है तो मेरे को भी करना है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, खुद ही सीरियसली। रियलाइजेशन था कि करना है? हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। मेरे अच्छा। पेरेंट्स बस ये बोलते थे कि तुम हेल्दी रहो, कुछ भी करो, बट हाँ, ये ज़रूर कहते थे कि एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लो फॉर योर सिक्योरिटी। मतलब घर वालों को सिक्योरिटी काफ़ी चाहिए होती ज़्यादा है। चाहिए होती है और ठीक है, मतलब क्यों माइंड चेंज करना, ठीक है। और जहाँ तक हमारे स्टेट की बात है तो हमारे स्टेट में ज़्यादातर वैसा कुछ है भी नहीं है कि हम लोग को मल्टीनेशनल हाँ जी। कंपनीज़ में जेएंडके में कर पाएँ। सही चीज़ बोली आपने। तो सबसे पहले जब आपने सोचा कि चलो ठीक है, रियलाइज़ हो गया कि यार केस में एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो कैसे शुरुआत की? मतलब जैसे कुछ लोग सिलेबस पकड़ते हैं या कुछ लोग यूट्यूब पे चले जाते हैं कि यार कैसे करना है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब किस ज़रिए से आपने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले मुझे याद है, जो पहला वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, वो था आर्तिका शुक्ला मैम का। उस टाइम पे एआईआर 4 थे वो, 2015 में। तो उनका जब मैंने वीडियो देखा, वो इतना ज़्यादा वायरल भी हुआ है और इतना मोटिवेटिंग है कि मुझे ऐसा लगा कि ये एग्ज़ाम डूएबल है, इतना टफ है नहीं। तो मैंने उस टाइम पे अपनी बुक लिस्ट तैयार की, जो-जो उन्होंने बोला, सारी बुक्स खरीद के लाई मैं मार्केट से। और आइडियली वहाँ मैंने देखा कि आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो एक बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है एग्ज़ाम में। तब मैंने डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए। उस टाइम पे मैं 12th के एंड पे आ चुकी थी, तो पहले मैंने बोर्ड्स पे फ़ोकस किया, फिर रिज़ल्ट आ गया, तो फिर उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़ूलॉजी को अपना ऑप्शनल बनाऊँगी इन यूपीएससी और बाकी सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स। और फिर मैंने उसी से सिंक करके मैंने ग्रेजुएशन भी ज़ूलॉजी में की और फिर मास्टर्स भी ज़ूलॉजी में की। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शनल तैयार हो गया और वहाँ से जो जीएस का सिलेबस था, वो मैंने बुक्स ली, धीरे-धीरे उन बुक्स को पढ़ा। और ये था कि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, 5 साल का गैप था जब तक मैं एलिजिबल होती, मतलब 18 टू 12th के 22। बाद? हाँ जी, 5 साल का गैप था मेरे पास नेचुरली।
तो फिर मैंने धीरे-धीरे बुक्स पढ़ी, बट उसका एक ड्रॉबैक भी था कि क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ओवर स्टडीज़ कर ली, ओवर ओवर स्टडी, एनालिसिस हाँ, कर ली ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा। तो वो एक ड्रॉबैक रहा, बट धीरे-धीरे मैंने बुक्स डिसाइड की, जैसे पढ़ी, तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये बुक नहीं, ये बुक सही है। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मैंने कवर मतलब एक 12th क्लास में डिसाइड करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, फिर 5 साल उस चीज़ को देना, ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी। इससे जैसे आपने बोला कि मास्टर्स में भी आपने किया, तो मतलब पढ़ाई के साथ-साथ ग्रेजुएशन तो चलो अगर हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट इतने ऐसे नहीं होते कि आप करो, लेकिन आपने ज़ूलॉजी में की है, हाँ जी। तो उसमें तो प्रैक्टिकल्स भी होंगे, हुँ। मतलब क्लासेस भी लंबी होंगी, फिर मास्टर्स भी आपने ज़ूलॉजी में की। तो ये दोनों मतलब जहाँ तक हम लोग सुनते हैं कि यूपीएससी और केएएस इन एग्जाम को देने के लिए आपको एक कमरे में बैठना पड़ता है, फिर आपको मतलब 24/7 पढ़ना पड़ता है, आपको कुछ और नहीं करना पड़ता। तो आपने ग्रेजुएशन के साथ, मास्टर्स के साथ इसको कैसे कोप अप किया? फिर बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है ना? आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो मेरे माइंड में ये था, मेरा डिग्री इतनी भी ईज़ी नहीं थी। ईज़ी मतलब सिलेबस ईज़ी था, बट क्योंकि आपको पता है कॉलेजेस का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उसको टफ बना दिया जाता है। तो टाइमिंग 4 बजे तक की थी, तो फिर घर आना 24/7 तो पहली बात पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, ये झूठ है। बट एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप डेली 3-4 घंटे भी पढ़ते हो, बहुत कम बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम स्पैन ज़्यादा था ना, तो 3-4 आवर्स ही मैं दे पाती थी, या 4 से 5 लगा लो, बट सैटरडे संडे मैं यूटिलाइज़ करती थी। सैटरडे मतलब संडेज़ ये ऑफ होता था। सॉरी, जैसे आपने बोला कि 4 घंटे 3 घंटे, तो बच्चे इनको ऐसे समझ लेते हैं नहीं यार अभी तो सिलेक्शन हो गई है इसलिए बोल रहे हैं 3-4 घंटे, लेकिन जो देखते हैं व्यूअर्स हैं उनको ये नहीं समझ आता कि यार 5 साल में लगातार वो 3-4 घंटे पढ़े, और सैटरडे संडे कितना रहता था आपका? लगा लो पूरा दिन, पूरा कुछ दिन? प्रॉब्लम नहीं, हाँ, पूरा दिन ही लगा मतलब लो। 12-13 घंटे, 14 घंटे? सोती मैं बहुत हूँ, लाइक 10 आवर्स भी स्लीप ओके। लेती हूँ। 10 टू सुबह के 7 लगा लो, मैं सोती बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब फिर भी हाँ, सैटरडे संडे फिर भी। 10-12 घंटे हाँ आप जी, पढ़ते ही 10-12 रहते? घंटे तो आराम से हो जाते होंगे। बाकी टॉपर टू टॉपर ये चीज़ वेरी करती है ना? बट ऐसा कोई बोल देगा कि मैंने 2 महीने में क्रैक किया, 3 महीने में क्रैक किया, वो तो डेफिनिटली मतलब है ही, वो हाँ, तो सिलेबस ही इतना है, पॉसिबल ही नहीं है वो। पॉसिबल नहीं, 2 महीने तो सिलेबस को समझने में लग बट जाते होंगे। हाँ, ये भी सही है कि 5 साल अब लगातार तो मैंने पढ़ाई नहीं की होगी, बीच में वेडिंग्स भी आई होगी, बीच में मेरे एग्ज़ाम्स भी आए होंगे। बट ऐसा रहता था कि डिसिप्लिन में काफ़ी थी। मतलब जो मैंने डिसाइड किया है कि अपना एक रूटीन जो बनाया है या जो अपना टारगेट रखा है, उसको कंप्लीट करना ही करना है, किसी भी हाल में। जब तक कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाता, तब तक। कोविड के टाइम को बहुत यूटिलाइज़ किया मैंने, क्योंकि तब सब ऑनलाइन हो गया था, तब घर बैठ कर मैंने पढ़ाई की, काफ़ी काफ़ी टाइम। लोगों के लिए मतलब ये वर्ड हम लोग अच्छे से यूज़ करते नहीं है इस महामारी के टाइम में जो भी हुआ था, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तरह काम किया कि टाइम भी था हमारे पास, आपके पास भी पढ़ने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाते हैं, मतलब पहले भी हमारे पास मैम आए थे, नाजिया मैम, उनसे हमने उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात की थी, कैसा रहा था। तो इस पॉडकास्ट का मेरा जो मानना था वो मेरा ये था कि हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में अगर कोई केस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो कैसे करेगा। तो इसी के मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने सब्जेक्ट चूज किया, ऑप्शनल तो आपका जोलॉजी था, सबसे पहले ऑप्शनल का ही जानना चाहूंगा कैसे चूज किया कि जोलॉजी ही मैं अपना ऑप्शनल रखूं, क्योंकि जोलॉजी साइंस रहता है कि यार शायद मार्क्स इतने ना मिले, आर्ट्स वालों को सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें ज्यादा रहता है कि ये नहीं यार हम लोग ये सब्जेक्ट चूज करते हैं क्योंकि इनका मार्किंग रेशियो काफी ज्यादा है। तो कैसे चूज किया ये ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑनेस्टली बताऊँ, ये भी मैटर ऑफ लक था। जब 12th कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने नॉर्मली फॉर्म भरा यूनिवर्सिटी का। क्लस्टर में मेरी ग्रेजुएशन भी हुई और मास्टर्स भी इंटीग्रेटेड हुआ है। तो तब इंटीग्रेटेड कोर्स आया, मैंने सोचा 5 साल मैं इसमें एनरोल कर लूँगी, तो मैं सिक्योर रहूँगी 5 साल। अगर कुछ नहीं हुआ, तो फिर नेट जेआरएफ की तरफ चली जाऊँगी, ये मेरा बैकअप ऑप्शन था। तो वहाँ क्या हुआ कि जब मैंने देखा सबको कि सब अपनी फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है, वो ज़ूलॉजी रख रहे हैं, तो मुझे लगा इसमें कुछ ख़ास बात है, मैं भी रखती हूँ। और फिर हमारा एंट्रेंस हुआ था उस टाइम सेपरेट फॉर दैट। तो उस एंट्रेंस में क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा था, रैंक अच्छी थी, तो मुझे मेरा पहली प्रेफ़रेंस मिल गई। बट ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। अब यूपीएससी में ज़ूलॉजी इसलिए डिसाइड किया, या स्टेट सिविल सर्विसेज़ में, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और साथ में मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा वहाँ वहाँ से प्रिपरेशन इसी साथ वजह से। में हो जाएगी, और ये हुआ भी। मतलब ये तो जोलॉजी, मतलब तो जैसे आपने ऑप्शनल चूज कर लिया, अब बाकी सब्जेक्ट जो है प्री का और मेंस का भी हम लोग डिसाइड करते हैं, प्री के लिए कैसे स्टार्ट किया और मेंस के लिए कैसे किया, या फिर दोनों को आपने कंबाइन रखा कि क्या था उसमें, कैसे किया? कंबाइन ही रखा।
स्टार्टिंग से कंबाइन ही अच्छा। पढ़ाई की। बट हुआ क्या कि जैसे ही प्रीलिम्स अक्टूबर में था मेरा, तो प्रीलिम्स के लिए ना लास्ट में मैं 10 या 15 दिन पढ़ पाई थी। अब ये फिर से अगर मैं ये सेपरेट स्टेटमेंट दे दूँगी, तो सबको लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी पढ़ाई पिछले 4 साल की थी। चल रही है मैं वो। कितनी बार उसको रिवाइज़ कर चुकी थी। हुँ। फिर 10 दिन में मैंने फटाफट से जो भी करना था, फटाफट रिवाइज़ किया, अपने पॉइंटर्स पढ़े, हेडलाइट्स पढ़े और फिर मैंने प्रीलिम्स दिया और तब मेरी मास्टर्स भी चल रही थी, डिसर्टेशन का टाइम था, तो प्रीलिम्स निकल गया बाई लक और 6 मंथ्स का गैप था मेंस तक। उसके बीच में मेंस की तैयारी भी नोट्स मेरे पास पहले से ही थे, तो उसके बाद मैंने बस वही नोट्स रिवाइज़ किए और एक और सरप्राइज़िंग स्टेटमेंट कि मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। वाह! मतलब इसको सुन के लोग काफ़ी हैरान हो जाएँगे हाँ। कि यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। बहुत कोशिश की पढ़ने की, बट मुझे ये लगता था, फिर नोट्स बनाने स्टार्ट किए, फिर मुझे लगा कि इतना मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पाऊँगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट मैंने क्या किया, उसके बीच में ओनली आईएएस की एडिटोरियल डिस्कशन अच्छा। आती है, वो मैं वहाँ से पढ़ लेती थी, उनका पीडीएफ ले लेती थी। तो अपने फ्रेंड्स को मैंने कह रखा था कि आप इसको मुझे लिख कर दे दो। मतलब लाइक क्या? मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड को मैंने बोल दिया कि मेरे लिए तुम उस एडिटोरियल को सुनो और उसको उसका नोट बनाओ और वो नोट मुझे दो इन हैंड रिटन, हैंड ऑनलाइन मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो उन्होंने वो 3 महीने सारा करके मुझे दिया था। वाओ! मतलब ऐसे दोस्त हैं आज भी मतलब इतना करके दिया। तो मतलब आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा लेकिन न्यूज़पेपर ना पढ़ने का ये रीज़न नहीं है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल फिर भी इम्पोर्टेंट थे, आपका ये कहना जी। भी है। तो एडिटोरियल आपने अलग से पढ़ा हाँ जी, और अलग से पढ़ा। एक ही न्यूज़पेपर का या फिर 2 जैसे होता है ना नहीं, 2 न्यूज़पेपर को द जी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के बीच में हमेशा राइवलरी रहती जी। है कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है न्यूज़पेपर कौन-सा है, नहीं, एडिटोरियल नहीं। से इम्पोर्टेंट है बस टॉपिक से। न्यूज़ पता होनी चाहिए आपको। लाइक मैंने आपको बताया कि मैंने द हिंदू स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, बट मुझे वो समझ ही नहीं आता था, मैं नहीं उसको कंप्लीट कर पाती थी। हाँ, लाइक उसकी नहीं हो लैंग्वेज पाता था मेरे हाँ, से। उसकी लैंग्वेज भी हुँ। काफ़ी उसके वर्ड लैंग्वेज तो ख़ैर हो ही जाता हुँ, था, बट उसको लॉन्ग रन में डेली पढ़ना, उसमें से नोट्स बनाना, कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, उसको देखना, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट एडिटोरियल पे स्विच करती हूँ। बट अब मैं ये सबको नहीं सजेस्ट करूँगी, जैसे उस चीज़ की आदत है वो करे, बट मुझे हैबिट नहीं थी। एंड इट्स अ बैड हैबिट, न्यूज़पेपर तो सबको पढ़ना ही चाहिए, बट मुझे उस टाइम पे नहीं उतना टाइम मिलता था। मतलब जैसे एग्ज़ाम का अगर जो रिक्वायरमेंट है, एक तो है कि आपका आदत है न्यूज़पेपर पढ़ना, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग मतलब पढ़ना येस, चाहिए इट्स अगर अ गुड थिंग। न्यूज़ के लिए वीडियो से तो अच्छा ही है कि आप रीडिंग करो। लेकिन आपके जो कहने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट थी एग्ज़ाम की एडिटोरियल्स या फिर उसकी न्यूज़, तो आपने कहीं और से कवर कर हाँ ली, जी। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे आप बोल रहे थे कि आपने दोनों को कंबाइन किया सब्जेक्ट, अगर दिन में आप 4 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे आपने पूरे 5 साल पढ़ा या जब आपकी मास्टर्स थी या फिर पूरा रेगुलर आपने 4 घंटे ही पढ़ा दिन का, जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ? सर मैंने ऐसे काउंट नहीं किया है, बट जैसे प्रीलिम्स हो गया अक्टूबर में, फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑफ लेना स्टार्ट कर दिया, किसी भी बहाने से, ठीक है? तो ऑफ लेती थी हफ्ते में, सैटरडे संडे ऑलरेडी ऑफ होता था, फिर 1-2 और कर लो आप, उस दिन पूरा-पूरा पढ़ना, लाइक और जब पास आया एग्ज़ाम, तो मार्च में मेरी डिसर्टेशन कंप्लीट हुई, प्रेज़ेंटेशन आई रिमेंबर 6 मार्च थी और 22 के बाद से मेरी मेन स्टार्ट थी, तो गैप हुँ, ज़्यादा थी नहीं। बट मैं कवर कर चुकी थी उसको, अब मैंने आवर्स काउंट नहीं किए, पर जब-जब मैंने ऑफ लिया तब-तब पूरा दिन ही पढ़ा है। हुँ। और जब मुझे लगता था कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं 4 बजे भी उठी मॉर्निंग में। मतलब वही क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, आप हाँ कोई भी जी। सब्जेक्ट की या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपने करंट अफ़ेयर जैसे आपने बोला एडिटोरियल तो आपने फ्रेंड से करवा लिया, उसी हुँ। से किया। तो आपने कोई मैगज़ीन रेफ़र नहीं की? मतलब कि करंट अफ़ेयर क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते आ रहे हैं कि बच्चे ठीक है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता वो मैगज़ीन को कंसल्ट कर लेता है कि मैगज़ीन कर लेते हैं। मंथली या 6 मंथली या फिर जी, ईयरली भी आता है। मैगज़ीन कोई आपने की? मैंने की थी लास्ट 2 मंथ्स की, जैसे अच्छा। मार्च में एग्ज़ाम हुआ था मेरा, तो फ़ेब और जैन की मैंने की थी, प्री के लिए? मेंस के लिए। प्री के प्री लिए के लिए मैंने कुछ नहीं कुछ किया नहीं था, किया। नहीं किया था। यहाँ तो आपका सिलेबस जो था कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था? जब आपने स्टार्टिंग से कब कंप्लीट हुआ था आपका सिलेबस? सर, मुझे लगता है मैं आइडियल पर्सन नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैं धीरे-धीरे पढ़ती थी। जैसे लक्ष्मीकांत उठाई, 1 महीने का टारगेट रखा, 1 महीना, 2 महीना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता हुँ, था, उस हिसाब से पढ़ना। बट अगर आइडियली मैं आपको बता रही हूँ, अगर 1 साल तो इस एग्ज़ाम में ही लग जाते हैं, बिल्कुल। है ना? तो 1 साल पहले की तैयारी आप लगा लो, 2 साल मिनिमम लगेंगे, अगर किसी ने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। मिनिमम कह रही हूँ, वो तो लगना ही लगना हुँ। है।
मतलब वो तो प्रोसेस ही हो गया, 1 साल तो प्रोसेस ही हो गया जी, जी, एग्ज़ाम प्री और एग्ज़ाम का। मेंस का और इंटरव्यू का। मेरा मतलब ये था कि ऐसे बच्चों को डाउट होता है हमेशा कि मेंस की तैयारी कब स्टार्ट करें? सिलेबस पूरा खत्म होने के बाद, प्री के होने के बाद या फिर जब 50% या जितना भी हो जाए। तो आपके हिसाब से मतलब कब जो राइटिंग है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए एक नॉर्मल कैंडिडेट लिए? फिर मेंस से पहले मेंस रेडी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ मेंस निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है? और जहाँ तक आपने बात की आंसर राइटिंग की, तो एक बार आपको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए आपको लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। उसको आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स के साथ साइड बाय साइड जैसे कोई न्यूज़ आ रही है, उसको कवर कर लो। वो आपको अल्टीमेटली जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी न्यूज़ मेरे लिए रेलेवेंट है। लाइक मैंने क्या उठाना है, फेडरलिज़्म से रिलेटेड क्या उठाना है, प्रेज़िडेंट को लेकर कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, वीटो पावर्स हो गए। वो आपको धीरे-धीरे न्यूज़ से ही पता चलेगा, उसको आपने अपने सिलेबस के साथ सिंक इन करना है, साथ-साथ में उसकी तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो होती है ना, वो मोस्टली कंबाइंड होती है। जब आपने एक बार तैयारी कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। या कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही आंसर राइटिंग का पता नहीं होता, जिनके आंसर्स प्रेज़ेंटेबल नहीं होते, उनको फिर आंसर्स लिख लेना, पहले से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। कैसे भी लिख रहे हो आप, बट आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। और इसमें टेस्ट सीरीज़ का कितना महत्व रहता है? मतलब टेस्ट सीरीज़ जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की टेस्ट सीरीज़ या फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ वो कितनी आपने दी कोई टेस्ट सीरीज़? सर तो बहुत कितना मतलब इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट था आपकी जर्नी में ये बहुत टेस्ट? इम्पोर्टेंट सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है टेस्ट सीरीज़ प्रिपरेशन की। क्योंकि आप जब तक अपने आप को एनालाइज़ नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलता। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक मतलब 60 टू 70 मार्क्स जो है, वो एवरेज बच्चे के भी आ जाते हैं। फिर वो 20 मार्क्स का मार्जिन आप कैसे कवर करोगे, वो टेस्ट सीरीज़ आपको सिखाएगी। जब आप उसको इन प्रैक्टिस लेकर आओगे अपनी नॉलेज को, तभी आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद मेंस के लिए तो सिर्फ आंसर राइटिंग ही सब कुछ है। अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, फिर आपके जो भी वहाँ पे मेंटर्स हैं, उसको आपको फीडबैक देंगे, उसको आप अप्लाई करो। जो आपको लगता है कि सही है फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक है, उसको आप अप्लाई करो अपनी आंसर राइटिंग में, और उससे इम्प्रूवमेंट ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे एक मंत्र ही यही है कि इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। किसी और के साथ कॉम्पीट करना ही नहीं है आपको, खुद के साथ करना है। तो आपने जब ये स्टार्ट किया मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट की और अभी तक अगर आपको ये सम अप करना हो कि कितना एक तो संघर्ष बोल लो, स्ट्रगल्स बोल तो आपकी लाइफ में एज सच क्या-क्या स्ट्रगल्स आए जो एक नॉर्मल फैमिली के मतलब जिनके पेरेंट्स आपके काम गवर्नमेंट जॉब में आए, तो उनका और एज अ जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, कौन से स्ट्रगल्स आपको लगता है कि एक तो आपने फेस किए और दूसरा ऐसा स्ट्रगल जो एक ऐसा जेन्युइन कैंडिडेट फेस करता है जिनको निकलने के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन वैसा कुछ? पर पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, तो उनके टाइम पे ना बेशक वो गवर्नमेंट सर्विस में है, लेकिन उनके टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता था, डिफरेंट सिनेरियो था। तो चैलेंजेस तो यही रहे, पहले तो कॉलेज के साथ बैलेंस करना, और स्टार्टिंग में राइट गाइडेंस का ना होना, क्योंकि मैंने मेडिकल सिलेक्ट किया, जबकि मैं बनी किसी और चीज़ के लिए थी। बाद में मुझे समझ आया, लकीली मैंने स्विच कर लिया। तो सबसे पहले तो बच्चों को गाइडेंस नहीं होती है, और प्रेशर काफ़ी होता है कि आपको मेडिकल या नॉन मेडिकल में से ही एक चूज़ करना है। तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है। देन सर एक-दूसरे को देखकर अपना जो है करियर डिसाइड करना, उसमें आती है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो प्रेशर है आजकल हमारे सोसाइटी में, स्पेशली जम्मू में, जो कि थोड़ा नेचुरल भी है क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर है नहीं। तो वो चीज़ भी आपको एक कहीं न कहीं आपको परेशान करती है। तो मुझे भी किया था कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी? जैसे मैंने आपको बताया कि फिर मैंने बैकअप रखा था कि मैं जेआरएफ कर लूँगी फिर की जगह पे। तो ये सब स्ट्रगल्स आते हैं, साथ में हम मिडल क्लास फैमिली से आते हैं सर, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी शोर-शराबा होता है, उतना हमें पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता। हालाँकि पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली आपको आगे-पीछे करना ही पड़ता है, मत वेडिंग्स में जाना पड़ता है। मतलब इसी से जुड़ा कि आजकल लाइब्रेरी का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, लाइब्रेरीज़ बिल्कुल काफ़ी सर। स्टार्ट हो गई हैं। हमारे मतलब अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो लाइब्रेरी काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा बूम किया है। तो ऐसा ज़रूरी है कि जिसको क्लियर करना है जेके उसको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा या घर पे क्लियर नहीं होता है या फिर घर पे ही बैठना पड़ेगा लाइब्रेरी जाके क्लियर नहीं होता? आपको क्या लगता है ऐसा इसमें? कुछ नहीं है सर, मतलब डिपेंड करता है आपके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। अब ये बहुत पर्सनल है, बट मैं खुद शेयर कर रही हूँ क्योंकि फॉर अदर हुँ, पीपल। तो मतलब पहले तो मैं
नॉर्मली सबके साथ रहती थी, फैमिली के साथ, तो मैंने देखा कि रिलेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा आना-जाना रहा घर पे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऊपर फ्लोर पे शिफ्ट हो जाऊँगी। तो मैं अपर फ्लोर पे शिफ्ट हो गई, वहाँ सेपरेट अपना रूम सब कुछ सेटअप किया, पढ़ाई का, और मैं वहीं पे पढ़ाई करती थी। अगर वो पॉसिबल नहीं होता, तो शायद मैं भी लाइब्रेरी जॉइन कर लेती। तो वैसा रहता है, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आप आराम से पढ़ पा रहे हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, तो घर से अच्छा क्या ही एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको। मुझे लगता है फिर घर आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिस्टर्बेंस काफ़ी हो रही है या पढ़ाई नहीं हो रही, तो फिर आपको लाइब्रेरी जॉइन कर लेनी चाहिए। हाँ, ये काफ़ी पर्सनल डिसीजन है, लेकिन काफ़ी मतलब मायने तो वही रखता है कि क्वालिटी स्टडी जहाँ हो पा रही है, एग्ज़ाम के हाँ, रिलेटेड आप जहाँ पढ़ पा रहे हो, अल्टीमेटली वही एग्ज़ाम आपके लिए क्रैक सही करना है। है, कहाँ हो बिल्कुल। पा रहा है। इसमें एक और था कि जैसे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिलेबस तो सबके पास है, जी। आजकल तो ओवरफ्लो है डेटा का, या फिर बोलूँ कि सब हर जगह हमारे पास सवाल हैं, सॉल्यूशंस हैं, सॉरी सॉल्यूशंस हैं। तो एक होता है कि बुक सबको पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ना है ना? जी। तो हिस्ट्री लूसेंट है, या फिर स्पेक्ट्रम का काफी नाम देखा जाता है। तो अगर बुक्स सबको पता है, सब सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आता है एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है और जो कुछ मार्क्स से रह गए, या फिर जो नहीं क्लियर कर पाया? आपको क्या लगता है अगर इस चीज में? रिविजन्स तो है ही सर, कि अगर आपको एग्ज़ाम में लग रहा है कि आपको चीज़ें याद नहीं पड़ रही, तो रिविजन्स। बट आपका जो क्वेश्चन है कि डिफ़रेंस क्या रहता है? देखो, मेरे साथ आई थिंक 200 प्लस कैंडिडेट्स थे जो इंटरव्यू के लिए गए। मुझे लगता है वो सभी इक्वली डिज़र्विंग थे, पोस्ट कम थी। और मैं मतलब जेनुइनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, जो मुझे लगता है कि उन्हें मेरी जगह होना चाहिए था, बट नहीं है। वहाँ डेस्टिनी प्लेज़ इम्पोर्टेंट रोल। डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है। मतलब ये काफी लोग कम बात करते हैं हाँ। ऐसी पोजीशन पे जाने के बाद, कि लक बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर किस्मत करता है बहुत सर, मैटर करती बहुत है। मैटर करता क्योंकि अगर बाय चांस किसी के 95 100 आउट ऑफ 95 है। जी। कट ऑफ है, 94 वाला रह गया, लेकिन एक मार्क से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो उसने कम मेहनत की कम। है, या फिर वो नहीं बना इस चीज के लिए, इट्स जस्ट लक और पोस्ट 76। एक और इसी से जुड़ा मतलब मे बी ऐसा सवाल है कि जो गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, लेकिन हमारे स्टेट में जैसे जब आपने दिया 76 पोस्ट थी आई थिंक, आई थिंक है ना, इतनी थी। तो हमारी स्टेट में 76 आ रही है, अभी तो 76 आ रही है, लेकिन 76 50 इसमें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको नहीं लगता कि मतलब पोस्ट, मतलब साल में अगर आप हर साल निकालो 100 200, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी होना चाहिए इसका, नहीं होना चाहिए, या जितना है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? अभी फ़िलहाल करंटली इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, अच्छा। बट ये है कि होना तो चाहिए डेफ़िनेटली। पोस्ट इंक्रीज़ होनी चाहिए, और एक रिक्रूटमेंट बूस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बहुत जम्मू ज्यादा। कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है, या तो प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होना चाहिए, जिससे थोड़ा-सा ना स्प्लिट हो जाए, कॉम्पिटिशन स्प्लिट हो जाए। तो वो मैं मानती हूँ। बाकी तो आपको पता ही है, पोस्ट हाँ, ऑलरेडी कम आती है, और उसमें रिज़र्वेशन का भी कोटा रहता है, तो अल्टीमेटली मेरिट कहीं न कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता चला है। जाता है। रिजर्वेशन का तो गवर्नमेंट ने भी बोला है, देखते हैं अभी आगे क्या हुँ। होता है रिजर्वेशन के लिए। तो अब हम इस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हर सब्जेक्ट का कहाँ-कहाँ से किया और कितना इम्पोर्टेंट है कि मतलब एक तो होता है कि आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने यहाँ से किया, कोई लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ता, डीडी वासु से पढ़ लेता है, ऐसी चीज़ें। हुँ, तो आपने सब्जेक्ट वाइज़ मतलब थोड़ा-सा एक लेयर आप बता दो मेरे को कि कैसे किस-किस कौन-कौन से सब्जेक्ट आपने कौन-कौन से बुक से या ऑथर से पढ़ा? ठीक है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत से मैंने पॉलिटी पढ़ी, जैसे कि सब पढ़ते हैं। प्री के उसके लिए प्री के लिए, प्री के हाँ। लिए। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र जी की एक बुक आती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। मैंने वो भी पढ़ी। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैंने वो भी पढ़ी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अलग से बुक आती है एक विपिन चंद्र की, वो थोड़ी छोटा वर्ज़न है उसका। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम नहीं, एक छोटा वर्ज़न है, वो भी पढ़ा मैंने। फिर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, ठीक है? अल्टीमेटली मैंने रिवाइज़ सिर्फ़ स्पेक्ट्रम करी, वो 3 हाँ, नॉलेज में उन्होंने बूस्ट किया, लेकिन एग्ज़ाम में काम एग्ज़ाम। नहीं आई। तो जब मैं बोल रही हूँ 4 बुक्स पढ़ी मैंने, उसमें से एक ही, मल्टीपल रिवीजन मैंने सिर्फ़ स्पेक्ट्रम की थी। स्पेक्ट्रम की। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मेरे को पता नहीं था उस तो आपने टॉपिक में। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ सोर्सेज़ पढ़ रेफ़र ली। किए, अल्टीमेटली फिर एक ही रिवाइज़ किया। उसके बाद एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी। फिर तमिलनाडु की एक बुक एनसीईआरटी। आती है, वो भी पढ़ी। एंड में मैं शॉर्ट नोट्स पे आ गई, तो मैंने सिर्फ़ अपने शॉर्ट नोट्स उसमें से बनाए और उसी को रिवाइज़ करती थी। फॉर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया जी की वो मोटी सी बुक, उसमें से अपने नोट्स बना लिए थे।
नितिन सिंघानिया की बुक ऐसे काफी बार सुनता हूँ, जब उस किताब को मैं देखता हूँ तो वो तो बहुत मोटी किताब है, सिर्फ मोटी 4-5 क्वेश्चन के लिए प्रीलिम की बात करो तो वो भी अगर आ जाए हम्म। तो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं या फिर पूरा एक बार आपको करना पड़ता है, फिर रिवाइज आपको सिलेक्टिव करना पड़ता है, कैसे करते हो उस एक किताब बार मैंने पूरा उस बुक को गो पूरा थ्रू गो थ्रू किया, करना? उसमें से फिर सेकंड टाइम मैंने नोट्स बनाए उसमें से, और फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करती थी। अब वो इम्पोर्टेंट था या नहीं था, क्योंकि मैं बना चुकी थी, तो मैं उसी को रिवाइज, वहीं पे आपके पीवाईक्यूज और मॉक काम टेस्ट जो है वो काम आते हैं कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो एक्चुअली एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th पूरी की, एनसीईआरटी। जीसी लियोंग भी मैंने रेफर की थी, फिर छोड़ दिया, उसको रिवाइज नहीं किया कभी, तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं उसका। करंट अफेयर करंट अफेयर्स मैंने आपको बता ही दिया है, वो तो उसमें मैंने वही अपने एडिटोरियल्स रेफर किए और मैगजीन मैगजीन 2 महीने में इस एग्जाम सिर्फ 2 महीने की मैगजीन। हाँ, 2 महीने की मैगज़ीन, मेरे पास टाइम बहुत कम था उस टाइम पे, और उसमें उसका जो इफ़ेक्ट था वो मेरे एग्ज़ाम पे भी आया। जीएस 2 अच्छा। क्योंकि बहुत करंट ओरिएंटेड होता है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन्स आए थे, जो मेरे आगे-पीछे जो बैठे थे उस टाइम पे एस्पिरेंट्स, उनको पता था उस न्यूज़ के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो बाद में जब मैंने डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका मेरा कहाँ ही होगा, इनको सब पता है। एक क्वेश्चन करके आया इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पे। तो उस पे आया था कि क्या हुआ है, क्या इश्यू है और पीएम ने क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे काउंटर मेजर क्या है इंडिया के। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं। जो मैंने बेसिक स्टडी की थी इंडिया कनाडा की, मैं उसको लिख के आई, थोड़ा आइडिया लगाया कि समथिंग क्या हो रिलेटेड टू सकता खालिस्तान हो सकता है, उसको बोल्ड किया, क्योंकि मेरी प्रेज़ेंटेशन अच्छी थी शायद उस वजह से। फिर जब मैं घर आई तो इवन मेरे फादर ने मुझे इतना डाँटा कि ये न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा वो थी, न्यूज़ में थी तो हाइलाइटेड? हाइलाइट थी बिल्कुल, मैं मुझे भी पता था, तुम्हें कैसे नहीं पता इतनी तैयारी करने के बाद भी। तो उसका इफ़ेक्ट आया था एग्ज़ाम पे कहीं न कहीं, बट अल्टीमेटली कर लिया था मैंने। हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है कि जो यूपीएससी या फिर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसको सब पता होना चाहिए। अगर उसको सब नहीं पता है तो मतलब वो लायक नहीं है कि ये मतलब ये कितना मतलब ये सवाल कितना आप कितना तवज्जो दोगे इस सवाल को कि अगर आप केएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आपको सब पता होना चाहिए। ये सही है, गलत है, कहाँ ऐसा तक? कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कहा जाता है एनीथिंग अंडर द सन इज़ इट्स सिलेबस, बट ऐसा भी नहीं है। सिलेबस में जो है उसी के हिसाब से आता है, और सब कुछ पता है होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जो मुझे नहीं पता था एटलीस्ट वो मुझे पता होना चाहिए था उस टाइम पे। बट क्योंकि टाइम कम था और मैं न्यूज़ एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, क्योंकि हाँ। वहाँ भी आप स्क्रॉल करते रहते हो तो कुछ ना कुछ आपको पता चलता है न्यू। मैं नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला। गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस के लिए सर मैंने विजन आईएएस की एक मैगज़ीन रेफ़र की थी, उसमें गवर्नेंस पे उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए। ईयरली, हाफ ईयरली या फिर मंथली? नोट्स प्रोवाइड किए, अच्छा, बेसिक पूरे नोट्स बेसिक प्रोवाइड बेसिक किए। नोट्स उसमें प्रोवाइड से किए। भी मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ खुद से लिखा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लर्न होता है उससे। और एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस रेफ़र की, फिर पूरी? उसमें से पहले पूरी रेफ़र की, फिर ठीक है। उसमें से शॉर्ट नोट्स निकाल कर फिर उसी को रिवाइज़ करती थी। एक तो ये शॉर्ट नोट जब कोई बोलता है ना, मतलब हर एक कैंडिडेट शॉर्ट नोट्स अलग तरीके से दिखता है। शॉर्ट नोट जब कोई आप बनाते हो कि शॉर्ट नोट बनाना है, क्या-क्या माइंड में होता है और कैसे-कैसे अगर कोई एक नया कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, क्या आइडिया होगा? क्योंकि अगर अगर जैसे मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ, तो बुक किताब पढ़ तो लूँगा मैं एक बार, लेकिन इम्पोर्टेंट है रिवीजन, और रिवीजन तभी होगी जब एक लंबी चौड़ी चीज़ की शॉर्ट नोट होंगे। तो शॉर्ट नोट कैसे क्या-क्या माइंड में रखना चाहिए और उसको देखते हुए शॉर्ट नोट बनाना जब आपने 1-2 बार बुक पढ़ ली, उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ देखो, या फिर आप यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है। आप कोई भी टॉपिक उठाओ, उसके क्वेश्चंस देख लो कि क्या रिपीट हुआ है, क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओ। तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है रेलेवेंट, उसको आप स्किप कर सकते हो। तो वैसे करते हैं। और एथिक्स के लिए? एथिक्स के लिए ओनली आईएएस का एक मतलब प्रहार करके आती हुँ, है, हुँ। उसको मैंने रेफ़र किया था उस टाइम नोट्स। पे। नोट्स उसको अच्छा। रेफ़र किया था। उसकी एथिक्स की एक किताब आती है, काफ़ी नाम मैं भूल गया हूँ, जो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, उसको नहीं रेफ़र किया आपने? नहीं, मैंने सुना उसका कभी। नेम ये सब आपने जो किताबें बताई है, आपने मेंस और प्री को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन आपने मेंस को देखा या फिर मतलब अगर कोई तैयारी कर रहा है, प्री के सवाल अलग है, प्री के वन वर्ड आएँगे या फिर मतलब आज पैटर्न चेंज हो गया है, मेंस का आपको लिखना है। मेंस में आपको डेटा याद रहना चाहिए, मतलब उसको आपने एनालिटिकली लिखना है। लेकिन एक साथ जब कोई बोलता है कि यार एक साथ तैयारी कर लो, एक साथ तैयारी कैसे होती है? मतलब प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा है, मेंस में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है।
तो कैसे एक साथ कैसे करता है? मतलब आपने कैसे किया? सर जैसे जो बेसिक बुक्स है उसको पहले पढ़ लो ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। जब आपका बेस स्ट्रांग हो गया फिर आप उसको मंथली मैगजीन के साथ जब पढ़ोगे ना तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका ना एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा करंट में और आपकी बेसिक बुक्स में। लाइक करंट में जो भी आ रहा है ना, जिस दिन आप उसको रिलेट कर पाओगे कि ये इस बुक के इस टॉपिक में से आया हुआ है, तो तब आप समझ जाओगे कि आप राइट ट्रैक पे हो। ऐसे कर करके आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी हो जाती है और आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो, क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से होता है। और एक और मिथ है, मतलब मिथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे 20 क्वेश्चंस होते हैं हर एक पेपर में, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। 20 होता है ना? हाँ जी। 20 होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है या फिर मतलब एक सेफ ऐसे बोलते हैं कि आपने अगर 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए तो आप सिलेक्शन के चांसेस हैं, चाहे आपने थोड़ा-सा खराब भी लिखा है। लेकिन कुछ बोलता है नहीं यार हमने तो 15, 16 या 14 क्वेश्चन भी किए तब भी हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इससे क्या कहना चाहते हो? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अगेन। मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी और मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो क्वेश्चन छोड़ने का तो चांस ही नहीं है, कभी भी मेरा क्वेश्चन छूटा नहीं है। आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? मतलब पेपर क्वेश्चन लिखते हो अगर 20 क्वेश्चन है तो कैसे टाइम मैन मतलब दिमाग में कैसे रहता है कि यार 20 क्वेश्चन है कैसे मतलब पूरा डिवाइड करते हो? 3 आवर्स का टाइम होता है। हुँ। तो ऐसे कहा जाता है 7 मिनट्स पर क्वेश्चन, बट मेरे माइंड में होता है कि फर्स्ट 1 आवर में एथिक्स के पेपर को छोड़ के बता रही हूँ, अच्छा। बाकी सब के लिए। तो 1 आवर में मैं क्या करूँगी, अपने 10 मार्कर्स कंप्लीट कर दूँगी, 10 इंटू 10 करके। तो उसको 5-5 मिनट में मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। जब वो हो जाता है ना सर, तो उसके बाद 10 मिनट्स पर 15 मार्कर, उसको करके भी फिर एंड में मेरे पास 10 मिनट्स बचते हैं। उसको कट शॉर्ट करना है। नॉलेज सबके पास बहुत है। हाँ। 10 मार्कर्स में लिखने के लिए आपके पास इतनी नॉलेज होगी, बट आप सब नहीं लिख सकते। तो बच्चे क्या करते हैं, वो उसको लिखने लगते हैं और 15 मार्कर्स छूट जाते हैं। मेरा होता था कि जैसे कोई स्टॉपवॉच लगी है, 5 मिनट हो गए, तो उसको कट शॉर्ट करके खत्म करना है। मतलब 7 मिनट हाँ, भी नहीं लेते हो आप पूरा? फॉर 10 मार्कर्स। 10 मार्क्स अच्छा। 15 मार्कर्स को अलग तरीके से अप्रोच, उसमें पेजेस भी ज़्यादा होते हैं, हाँ, तो ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है, उस हिसाब से। ठीक है। मेरे को एक सिक्योरिटी मिल जाती है, जब कि 10 मतलब मार्कर्स ठीक है ये खत्म तो हाँ, हो गया। हो गया, अब मैं सोच सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरे हैंड्स शेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अभी आपसे सवाल तो नहीं पूछूँगा लेकिन अगर आपने जैसे तैयारी की है, मतलब अगर कोई नया कैंडिडेट है तैयारी कर रहा है, आज ही क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रहा है कि आज उसका पहला अटेम्प्ट है, तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? पॉलिटी का कोई क्वेश्चन मतलब कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको मतलब कोई भी क्वेश्चन है लिख देना चाहिए या पहले उसको इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, उसको बॉडी पे ध्यान देना चाहिए या फिर एक कंक्लूजन होता है उस पे ध्यान देना चाहिए? तो वो कैसे अगर किसी को आप देना चाहोगे राय तो क्या दोगे? जैसे कोई क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो बुक से भी देख सकता है। वो ठीक है। कंटेंट देख ले, उसके बाद अपना प्रेज़ेंट करे आंसर। मतलब उसे देखकर उसको पता चल जाएगा कि मेरी प्रेज़ेंटेशन कैसी है। कैसे पहले प्रेज़ेंटेशन पे फ़ोकस करें, इंट्रोडक्शन, कंटेंट बॉडी। होने के बाद? हाँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी, वो कंटेंट देख भी सकता है कहीं पे उस ठीक टाइम है। के लिए। और कंक्लूजन उसको समझ आ गया कि मेरे को आंसर्स ऐसे अप्रोच करने हैं, उसके बाद ऑब्वियसली आप हमेशा देख के तो नहीं करोगे। नहीं करो। फिर उस आप अपना बेसिक स्टडी को स्ट्रॉन्ग करके फिर खुद से लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे एक जेकेपीएससी है और एक जेकेएसएसबी है, मतलब दोनों अलग-अलग बोर्ड है, एक गेस्टेड एग्जाम लेते हैं और एक नॉन गेस्टेड एग्जाम है। बच्चे पढ़ाई उतना ही टाइम लगता है जैसे आपने बोला 5 साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जेकेएसएसबी का भी अभी ऐसा हो रहा है कि एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं 2 ढाई साल से या फिर 1 डेढ़ साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे का टाइम पढ़ने में वही 5 साल ही कर रहा है। उस बच्चे ने अगर 5 साल शायद जेकेपीएससी में लगाए होते, मतलब उतना ध्यान लगे, मतलब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे जेकेएसएस में हमारे साथ बच्चे हैं 5 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेम सिलेबस है, जीएस वो वैसे ही पढ़ते हैं जैसे केएस का प्रीलिम के लिए तैयारी करते हैं, वही किताबें हैं। सब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सब मंथली मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर कर रहे हैं। 5 साल उसमें दे रहे हैं, 5 साल जेकेएसएसबी वाला भी दे रहा है, एग्जाम नहीं हो रहे। तो मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है या फिर ऐसा क्वेश्चंस में क्या है कि उसको तैयारी वैसी रखनी चाहिए कि अगर वो सब्जेक्टिवली जेकेएसएसबी नहीं निकाल पाया तो जेकेपीएसआई की साइड या उस चीज को होल्ड कर पाएगा, मतलब कैसे एक सम अप कैसे कर पाएगा बच्चा अगर आप बताओ? देखो सर एग्ज़ाम्स डिफरेंट है, क्योंकि जैसे हमारा प्रीलिम्स होता है, वो भी एनालिटिकल होता है। जेकेएसएसबी जो है वो फैक्चुअल एग्ज़ाम है, जैसे हमारे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट हो गया, जेईई हो गया, हाँ वो तो काफ़ी टेक्निकल हो गए, बट फैक्ट्स उसी हाँ उसी तरीके का होता है।
जबकि यहाँ पे वो एनालिटिकल होता है। अब बात करें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड एग्जाम्स की, तो सर अब कोई अगर जेके पीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है ना? जैसे मैं आपको अपनी बात बोल रही हूँ कि मेंस से पहले मैंने मेंस के बाद इवन मेंस दे दिया मैंने जेके पीएससी का, और उसके बाद सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था जेके एसएससी का, और वो मेरा नहीं क्लियर हुआ, और 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया जिसमें मेरा मेंस क्लियर हो गया, क्योंकि उसकी अप्रोच ही डिफरेंट है। फैक्चुअल बेस्ड फैक्शन। एग्जाम है, मैंने ओवर एनालाइज कर लिया उस एग्जाम, मार्क्स अच्छे थे बट अल्टीमेटली नहीं हुआ 10-15 मार्क्स से। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ओवर एनालाइज कर लिया मैंने। अच्छा, मतलब जो कि मेरा माइंडसेट था ओवर एनालाइज करने का, वो वहां यूज किया, वो नहीं वो चला नहीं क्योंकि वो चला। फैक्चुअल फैक्शन। एग्जाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस है, आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है। याद है तो आप कर हाँ, पाओगे, नहीं तो अप्रोचेस बिल्कुल डिफरेंट है, बट यस अगर कोई जेके पीएससी की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो जेके एसएसबी का एग्जाम वो निकाल ही लेना चाहिए अल्टीमेटली। बट अगर कोई जेके एसएसबी की तैयारी कर रहा है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, उसको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में टाइम लगेगा। मतलब पैटर्न ही अलग है, मतलब पैटर्न पैटर्न अलग ही है, बिल्कुल पैटर्न अलग है, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में आपने कर दिया, आपका 17th रैंक था आई गेस, जी। है ना? 17 रैंक था। जैसे आपने बताया कि आप 4 घंटे या एवरेज हम लोग मान लेते हैं 8-9 घंटे पढ़े, ये काफ़ी माना जाता है कि जिसने फर्स्ट टाइम में निकाल दिया उनको आइडिया नहीं होता है कि उनके लिए क्या काम किया क्या नहीं काम किया, लेकिन आपने इतना टाइम लगाया, 5 साल लगाए हैं इस प्रिपरेशन में। तो जो जैसे आप मतलब आप सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन आप अगर सेकंड टाइम अगर बाय चांस कोई एक कैंडिडेट है जिसका नहीं होता, वो एनालाइज करता कि क्या क्या आपके लिए काम किया, कहाँ लग काम किया, कहाँ नहीं काम किया, तो आपको क्या लगता है? मतलब ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम तो हो गया, लेकिन आपने एनालाइज तो किया होगा। मैं ये इसलिए पूछ पा रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने इतना टाइम लगा दिया इस सवाल में। तो उनसे जिन्होंने 2 साल प्रिपरेशन करके फर्स्ट टाइम निकाला और जिसने 5 साल प्रिपरेशन करके निकाला, बहुत फर्क है। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज शायद नहीं होती, मैंने ये किया होता अगर 5 साल नहीं दिए होते? क्या लगता है आपके लिए क्या काम किया फर्स्ट टाइम में ही हो गया? सर तैयारी तो पूरी की, डिसिप्लिन से की, बहुत मेहनत भी की है, ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं किया, बट अल्टीमेटली ना डेस्टिनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि आपको पता नहीं रहता, रिटन एग्जाम है ना सर, पूरा का पूरा आपका जो रैंक है वो प्रीलिम्स डिसाइड नहीं करेगा, वो मेंस एग्जाम डिसाइड करेगा। और उसमें काफ़ी जगह पे जहाँ मुझे लगा कि मुझे मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए थे, वहाँ कम थे, जहाँ कम होने चाहिए थे वहाँ ज़्यादा। तो मुझे लगता है आप कहाँ जा रहे हो, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, ये भी डिसाइडेड है कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी जी। तो मुझे लगता है कि किस्मत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी तैयारी तो काफ़ी लोग सेम ही हिसाब की करते हैं, सेम लेवल की करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऊपर वाला भी डिसाइड करता ही है। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो कि ठीक है, लक मैटर करता है, लेकिन बाय चांस आपका हो गया, नहीं हुआ होता, तो आप क्या ऐसी चेंज जो आपने पहले किया है, क्या चेंज कर सकते हैं या कर सकते हो आप कि यार मैं थोड़ा कम रह गया? जैसे आप बता रहे थे कि आपका एक जो इंडिया वर्सेस कनाडा वाला क्वेश्चन था, वो कुछ रह गया आपका किसी भी वजह से, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे कि यार ये चेंज हो जाता, शायद रैंक बढ़ जाते हैं या नहीं? करंट अफेयर्स पे ही काम करती, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। उस वजह से मुझे लगता लगता था कि शायद नहीं निकलेगा। इंटरव्यू में भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि बाकी जैसे आपने बताया जिनका 5th अटेम्प्ट है, जिनका 6th अटेम्प्ट है, उनको नॉलेज मेरे से ज़्यादा थी, है एक्चुअली। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली इतने इतने साल हमने साल। पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम ही हमें इतना कुछ सिखा देता है। तो मुझे लगता था कि अंडर कॉन्फिडेंट थी काफ़ी उस दिन भी, लेकिन इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आया। तो तभी मैं कहती हूँ ना कि कोई भरोसा नहीं है, अगर आप कह रहे हो सेकंड अटेम्प्ट अभी मुझे देना पड़ता, हो सकता है मेरा मेंस ही क्लियर नहीं होता, करंट अफेयर सारा कवर करती 1 साल, फिर भी मेंस क्लियर नहीं होता। तो रिटन एग्ज़ाम में ना कुछ नहीं बोल सकते। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ एग्जामिनर, ऑन हिज माइंडसेट, क्या सोच के मार्क्स दे रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। मार्क्स तो सब बैलेंस है, न्यूट्रल होकर ही देते हैं, बट उन्हें क्या चाहिए उस आंसर में, क्या मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रही हूँ या नहीं, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा मतलब ये ना। सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो बहुत सब्जेक्टिव, मायने रखता है कि आगे वाला चेक करने वाला कौन है, उनकी राय मिल रही है उस सवाल के साथ कि नहीं यही मिल तो रही। लक है ना सर, लक हाँ। क्या है फिर? बिना मेहनत किए तो लक भी साथ नहीं देगा आपका, हार्ड वर्क किया होगा और लक भी साथ देगा तब जाके एग्जाम निकले। तो एक लास्ट 1-2 सवाल है,
मेरे को पूछना है कि जैसे आप अगर कोई सुन रहा है आपको, आपकी 3-4 मिस्टेक्स जो आपने की, जो आप बोलना चाहोगे यार कोई नहीं करे तो अच्छा है, और कोई 4 ऐसी खूबियाँ या आपने कुछ अपना लाइफ में अपनाया है, कौन-कौन सी हो सकती है? सर पहले खूबियों की बात करूँगी। ठीक तो है, पहला डिसिप्लिन, ठीक। दूसरा स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा-सा डिफाइन करते हुए चलते हैं। ठीक है। पहला तो डिसिप्लिन सर, क्योंकि मेरा ऐसा रहता था कि पढ़ाई करनी है तो करनी है। फिर चाहे उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई भी हिंड्रेंस आ जाए, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मेरे कॉलेज में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज़ मैं लेक्चर स्किप करती थी या लेक्चर्स के दौरान भी पढ़ती थी अपना अलग। तो ये सब मैंने किया है, क्योंकि मेरे माइंड में था कि कि करना है, करना है तो करना है, अदरवाइज़ अगर मैं भी वो ट्रेडिशनल पैटर्न फ़ॉलो करती फिर नहीं हो नहीं पाता। होता। सेकंड है स्पिरिचुअलिटी, जो आपको काम रखती है, ऊपर वाले पे विश्वास करवाती है कि अल्टीमेटली अगर मैं मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। तो और तीसरा सर खूबी ये हार्ड वर्क। मेहनत मेहनत। बहुत की, 4 बजे उठना पड़े, नींद पूरी ना हो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, तो उससे मैं पीछे नहीं रही। चौथा सर अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वो इंसान हूँ कि मुझे नींद बहुत प्यारी है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी मैं सो सकती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना, सोशल मीडिया से भी मैं दूर रही, 5 साल मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं यूज़ किया, व्हाट्सएप के अलावा। तो वही पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, हर जगह मतलब इवन फ्रेंड्स के साथ भी मैं तभी जाती थी जब मेरा खुद का जो सिलेबस था वो थोड़ा रिलैक्सिंग था उस टाइम। अपने हिसाब से मैं सारा मोल्ड लेती थी, तो है। वैसा होता था। एक खूबी और मिस्टेक्स? मिस्टेक सर यही पहली कि मैंने न्यूज़ पे फ़ोकस नहीं किया, शायद अगर मैंने किया होता तो मेरा स्कोर और ज़्यादा मतलब अच्छा होता। करंट अफेयर हालाँकि इम्पोर्टेंट है। केस 2 में मेरे अच्छे मार्क्स आए फिर अच्छा। भी, बट हो सकता है कि अगर ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए किसी को। मतलब करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत करना चाहिए, सबके साथ सबको लक फ़ेवर नहीं करता, तो वो करना चाहिए। उसके बाद वीकनेस तो सर मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मेरे में इतनी है, है। तो फिर भी एक राय के टाइप हाँ, से कि यार ये अगर आपको कोई आपकी नहीं तो आपको सुनो कि जो रह गया या फिर जिनके रैंक ऊपर आ सकता था, उन्हीं का कोई ऐसी वीकनेस जो किसी को पता चल जाए, मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी को होने से पहले थोड़ा पता चल जाए यार ये तो नहीं करना है। बाकी तो क्योंकि करना क्या है वो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। क्या नहीं करना है ये आजकल ज़्यादा मायने रखता है कि ये नहीं करना है। तो ऐसा कुछ लेज़ी नहीं होना है सर। लाइक मतलब जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो और हो रही है। ये मैंने देखा काफ़ी कॉमन है आजकल, कि आपने वीडियोज़ देख ली, आपने लेक्चर्स ले लिए, आपने कोचिंग्स जॉइन कर ली, तो आपको लगता है कि हो जाएगा। आपको मेहनत अल्टीमेटली खुद करनी है, आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देने हैं, तब जाकर ही आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये एक चीज़ है कि बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ये मिस्टेक्स, चलो हाँ, ठीक है। मिस्टेक्स तो यही एक जैसे आपने बताया एक क्वेश्चन जैसे कि आपने सोशल मीडिया नहीं चलाते, सोशल गैदरिंग नहीं है। तो वाक़ई में सोशल मीडिया मतलब ठीक है नुकसान दे सकता है। तो मतलब किसी को सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, ये तो पर्सनल सवाल है ये कि सोशल मीडिया चलाना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है मतलब बिल्कुल ही नहीं करना ज़्यादा फ़ायदे में है या फिर अगर कोई बैलेंस कर सकता है तो? पेरेंट्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस पे भी आपको काफ़ी न्यूज़ जो करंट चल रही होगी, हाइलाइटिंग होगी, आपको मिल जाएगी। बट मेरे केस में ये था कि जब मेरा 12th हुई तो मुझे भी लगा मैं इंस्टा आईडी बना लेती हूँ, मैं भी थोड़ा-सा फ्लेक्स करते हैं। करें। तो मैंने जब आईडी वगैरह बनाई तो फिर मुझे लगा कि वो डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आएगी, आप स्क्रॉल करोगे, आप देखोगे कि क्या है, आप रिप्लाई करोगे, तो उस चीज़ से मैंने थोड़ा-सा तो सिलेक्शन के बाद बनाई इंस्टा आईडी या हाँ, नहीं? सिलेक्शन अब के है? बाद भी नहीं बनाना चाहती थी मैं, अच्छा। बट मुझे कहा गया कि बनानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा ऑफ़िशियल रखना पड़ेगा सबके साथ। क्योंकि अभी पहले नाज़िया मैम आए थे, वो भी मतलब सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं है। वो अच्छा नहीं है। एग्ज़ाम में उनको लगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, आप भी बोल रहे हो नहीं है, तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है कि यार नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्यों आइडिया लगाना, करना है, नहीं करना है, इससे अच्छा नहीं करो तो अच्छा है। उसका रीज़न ये है, मतलब मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि शो ऑफ का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, और हमारा सिविल सर्विसेज़ में सर एनोनिमिटी जो होती है ना, हाँ, वही हमारी स्ट्रेंथ है, कि आप पर्दे के पीछे से काम करो, लाइक अ स्टील फ्रेम, जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। पर वही मज़बूती देता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ी-सी रेड कहीं मार ली, हाँ, तो उसको तो फ्लेक्स उसको फ्लेक्स करना है, या कहीं पे भी आगे-पीछे किसी आप पुलिस डाँट दिया। हाँ, आप अपना जो भी स्टाफ है उसको इकट्ठा करो और उस
चीज का भी बनाओ कि मेरे अंडर कितना स्टाफ है। आजकल लोग उस चीज कर को रहे हैं आजकल तो फ्लेक्स चैनल है, करते बहुत हैं। बड़े बड़े हाँ, चैनल्स हैं लोगों के। तो अल्टीमेटली वही तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना, आगे एस्पिरेंट्स में ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वाह इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है। अंदर से हमें पता है कि कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते वो सिर्फ एस्पिरेंट भी नहीं, मतलब कोई अगर उसी जॉब पे है किसी और जगह पे, वो हाँ भी जी। सोचता है यार मैं क्यों ऐसे काम कर रहा हूँ, इनको तो कितना फायदा हो रहा है फ्लेक्स करके, शायद पैसा भी कमा रहा है। तो ये भी हाँ, ये मतलब ये एक तो डिबेटेबल टॉपिक है कि कितना करना चाहिए कितना नहीं। सही बोला। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। रितिका, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे को लगता है कि जो इनसाइट आपने दी है शायद हमारे व्यूअर्स को भी काम आए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। तो आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है, आपको ये इनसाइट अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ज़्यादा पसंद आई है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि हम अगले गेस्ट किनको ला सकते हैं, तो हम उनको लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।